ओके, सो बर्ड आई व्यू सीरीज ओवरव्यू सीरीज में बारी है अब ऑडिट की। ऑडिट का चैप्टर नेचर, ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ ऑडिटिंग। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम पास के बकचोदी के, ठीक है। द मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट डेफिनेशन: इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन इट्स एक्यूरेसी एंड कंप्लायंस विद द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबिलिटी इंक्लूड्स ऑल एंटिटीज, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, एनी साइज और लीगल फॉर्म। देखिए, ऑडिट का एप्लीकेशन होगा। क्या करेंगे हम ऑडिट में? तो हम ऑडिट में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग करेंगे। क्यों चेकिंग करेंगे? अपना व्यू देने के लिए, एक्सप्रेस एन ओपिनियन, अपना ओपिनियन देने के लिए, व्यू नहीं ओपिनियन देने के लिए। और किस एंटिटी का हम ऑडिट करेंगे, चाहे वो लीगल फर्म की हो या ना हो, मतलब पार्टनरशिप का भी ऑडिट कर सकते हैं, और किसी भी साइज या फिर लीगल फर्म का हो, ठीक है। की एट्रीब्यूट्स: ऑडिटर्स इंडिपेंडेंस एंश्योर्स अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव जजमेंट, ठीक है। अगर मैं किसी एंटिटी का ऑडिट करते वक्त अगर बायस हूं तो भाई भले ही उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट होगी, लेकिन मैं क्या कहूंगा, नहीं नहीं सब बढ़िया चल रहा है। जैसे जीवन में भी लगी पड़ी है, लेकिन हम क्या बोलेंगे, नहीं नहीं सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट: primary objective: provide reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement due to fraud or error। हम कौन सा एश्योरेंस देंगे? रीजनेबल एश्योरेंस देंगे ऑडिट में। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब कि देखो, जितना मुझे पता है और जितना मेरे जानने में आया है उस हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटेरियल मिसस्टेटेड है। मुझे नहीं लगता, मैं ऐसा गारंटी मार के नहीं दूंगा, मैं एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दूंगा। मुझे जो लगेगा वैसा मैं दूंगा, ठीक है। ओके, अब इंश्योरेंस कंप्लायंस विद एप्लीकेबिलिटी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। हाँ, और हम बोलेंगे कि भाई जो बैलेंस शीट वगैरह है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो जिस फॉर्मेट में होने चाहिए वे उसी फॉर्मेट में है। ऐसा देखो, जब कंपनीज एक्ट का जो है शेड्यूल 3, उसमें बोलेगा कि भाई इस फॉर्मेट में होने चाहिए बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है। तो उस हिसाब से उस फॉर्मेट में एप्लीकेबल लीगल फ्रेमवर्क, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड है, ठीक है। अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इवेल्युएट रिलायबिलिटी ऑफ इंटरनल कंट्रोल, डिटेक्ट फ्रॉड्स और एरर्स इफ सिग्निफिकेंट। हम ऐसे, भले यहाँ पे भाई रिलायंस इंडस्ट्री लाखों करोड़ों नहीं, लाखों करोड़ों की बात चल रही है, उसमें मैं बोलूंगा भैया ये 100 रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है, वो जेठालाल की तरह ये ले फाड़ के ले भाई 100 रुपए रख ले भिखारी, ठीक है। ऐसा बोल देंगे कि भाई यहाँ पे अमन बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, तू क्या ऐसा चिल्लरगिरी जिंदगी में रो रहा है भाई, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, उसी का हम रिपोर्टिंग करेंगे। एनहेंस स्टेक होल्डर्स कॉन्फिडेंस इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखो क्या करते हैं जो स्टेक होल्डर्स, मतलब जो अलग अलग इंटरेस्ट वाले लोग होते हैं कंपनी में, जिनका कंपनी में इंटरेस्ट होता है थोड़ा बहुत भी, वो स्टेक होल्डर्स कौन, वो स्टेक होल्डर्स देखेंगे कि भाई कंपनी में सब बराबर चल रहा है। उनको कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बना रहे हैं, वो बोलेंगे भाई एक काम कर, इसमें गड़बड़ कर दे। हम लोग वो लोग चोमू हैं, उनको क्या पता चलेगा? वो लोग तो समझ लेंगे सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन हमें पता है ना सब बढ़िया नहीं चल रहा है, तो तू बना दे। ऑडिटर आएगा, चेक करेगा, अगर उसको बढ़िया लगेगा तो बोलेगा सब बढ़िया है, अगर नहीं बढ़िया है तो बोलेगा नहीं बढ़िया है, ठीक है। और वो जो बोलेगा ऑडिटर की बात पे जो स्टेक होल्डर्स है वो लोग मान लेंगे कि भाई हाँ ऑडिटर ने बोला सही बोला, क्योंकि वो बंदा इंडिपेंडेंट है। अब स्कोप ऑफ ऑडिट, व्हाट इट इंक्लूड्स। स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या आता है भाई? मैं ऐसा देखने नहीं चाहूंगा कि भाई इतने इतने लोग हैं, ठीक है, काम बराबर करे कि नहीं, ये लाला काम कर, काम में ध्यान रख, बाजू में ध्यान ना रख, ये वैसा सब नहीं करूंगा मैं ऑडिट में। ऑडिट में क्या करूंगा वो बताऊंगा अभी। Covers all material aspects of the entity, verification of financial information and disclosures as per statutory requirement, ensures adequate supporting evidence for accounting records। Okay, अब इसमें क्या क्या है कि भाई मैंने जो जिस तरीके से, जिस बेसिस पे अकाउंट बनाया वो बेसिस सही है कि नहीं, जिस तरीके से बनाया वो सही है कि नहीं, उसके बाद जो जो डिस्क्लोजर मुझे देने चाहिए थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो मैंने दिए कि नहीं, ठीक है। अब इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मेरे ऑब्जेक्टिव में नहीं आता है,
विच डू नॉट कम एट इन द स्कोप ऑफ ऑडिट, ठीक है, वो तो ऑडिट के स्कोप में क्या नहीं आता है, फिजिकल कंडीशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट, ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड अनलेस स्पेसिफाइड, ठीक है। अब कंडीशन, अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई ये बिल्डिंग ना कितने सालों से, 20-30 सालों से है बराबर, अभी ये मजबूत है, पता नहीं कोई बुढ़ा आदमी अंदर जाके खांसेगा भी तो भी वो खोली गिर पड़ेगी कि नहीं, ठीक है, भले ही वैसी हालत है, लेकिन वैसी हालत है, ठीक है, बिल्डिंग की, लेकिन वो कंपनी ने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस ऐसी चोमू बिल्डिंग की एसेट की रिकॉर्ड की है भाई 100 करोड़। अच्छा 100 करोड़ मैं मान लूंगा, क्यों? क्योंकि भाई मैं एक्सपर्ट नहीं है उस कंपनी उस बिल्डिंग की वैल्यूएशन करने के लिए, और वो मेरे स्कोप में भी नहीं आता है, तो मैं वो ऑडिट के स्कोप में नहीं आता है कि भाई बिल्डिंग का वैल्यूएशन मैं करूं। उसके लिए एक ऑफिशियल वैल्यूअर नाम का एक इंसान होता है, उसने पढ़ाई की होती है, वो आके करेगा, ठीक है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये बिल नकली है कि असली, मैं ऐसा सब चेक करूंगा भाई, चेक कर लाला वगैरह, वो सब अपना काम में नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं क्या बोल दूंगा, आई एम आउट, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रॉड, तेरा इंक्वायरी करना तेरा नेचर हो सकता है, लेकिन तू इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। अगर कोई बंदा तेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है तो उसको तू फटके मार के इन्वेस्टिगेशन करके नहीं निकाल सकता इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का काम होता है और वो ऑडिट में नहीं आता है, तो इट इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ ऑडिट। इनहेरेंट लिमिटेशन होती है ऑडिट की, क्या क्या इनहेरेंट लिमिटेशन है, एक तो नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसमें ही बोलते हैं कि भाई मैनेजमेंट जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा उसमें ही कोई ना कोई जजमेंट लेगा, ठीक है, वो जजमेंट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, पर्सनल जजमेंट के हिसाब से लेगा, तो वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ही है ऐसा चीज, तो उसमें अपन क्या ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन बन गई। उसके बाद सैम्पलिंग, मैं जब ऑडिट करने जाता हूं मैं एक ट्रांजैक्शन बता के उसका सब कुछ चेक करने नहीं बैठता हूं, उसमें मोटा मोटा कुछ सैंपल सिलेक्ट करता हूं, रैंडम सैंपलिंग करता हूं, उसके बाद मैं बताता हूं कि भाई ठीक है, उस सैंपलिंग के बेसिस पे मुझे जो मिला उस के बेसिस पे मैं रिपोर्ट करता हूं कि सब बढ़िया चल रहा है या सब बेकार चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्रॉड कंसीलमेंट, कि भाई फ्रॉड को छुपाया जा रहा है। अगर फ्रॉड को मान लो कि ऊपर से लेके नीचे तक सबके सब करप्ट है साले, अगर वैसा है तो भाई तेरे को ऑडिट में कुछ मिलेगा ही नहीं, ऑडिट में तेरे को फ्रॉड है वैसा मिलेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ऑडिट में कब तुझे मिलेगा कि कुछ फ्रॉड चल रहा है, कुछ गड़बड़ चल रहा है, जब कोई एक आध बंदा फ्रॉड कर रहा हो या फिर उतना स्मूथ फ्रॉड ना हुआ हो। लेकिन यहाँ पे एकदम पूरा का ऊपर से लेके नीचे सब सबके सब करप्ट है, तो फिर मेरे को कुछ फ्रॉड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सबने एक दूसरे के काम को ऐसा वेरीफाई कर चुका है, वैसा बता देंगे, अपन बोलेंगे कि नहीं सबने वेरीफाई किया, इंटरनल कंट्रोल सॉलिड है भाई, नहीं है सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन भाई अंदर मिलावट है ना, ठीक है, तो ये फ्रॉड है और ये इनहेरेंट लिमिटेशन है। ऑडिटर, कितना ऑडिटर को टाइम देना पड़ेगा तब जाके मिलेगा, और वो भी उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद फ्यूचर इवेंट, ऑडिटर जो पास्ट स्टेटमेंट पे, पास्ट जो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस पे अपना ओपिनियन देता है, और गोइंग कंसर्न बेसिस वगैरह सब में देता है कि भाई ओके गोइंग कंसर्न है एंटिटी, लेकिन पता चला यहाँ पे मैंने गोइंग कंसर्न है वैसा लिख के ऐसा साइन किया, मैं सोने गया मस्त और रात को फैक्ट्री में आग लग गई और गोइंग कंसर्न खत्म, तो भाई ऑडिटर की गलती नहीं भाई, मैंने जो ना रीजनेबल एश्योरेंस दिया था, और मैं ना मेरे चेकिंग के हिसाब से गोइंग कंसर्न था एंटिटी, लेकिन अभी वहां पे किसी ने आग लगा दी या फिर आग लग गई, तो मेरी क्या गलती हुई भैया, ठीक है। तो ये लिमिटेशन ऑफ ऑडिट में आ जाता है, इनहेरेंट लिमिटेशन है ऑडिट की। उसके बाद नॉट इन्वेस्टिगेशन रोल, ठीक है, रोल भूल गया भाई मैं, हाँ, नॉट इन्वेस्टिगेटिव रोल, ठीक है। ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन का डिफरेंस भी पूछ सकते हैं 2-3 मार्क में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है भाई, ठीक है बोल रहा हूँ, यस चेक 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 ऐसा करते जाने का। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट भी हो सकता है, एश्योरेंस एंगेजमेंट में अपना ऑडिट कौन सा एश्योरेंस देता है, रीजनेबल एश्योरेंस देता है। रीजनेबल एश्योरेंस में क्या होता है, ऑडिट एंगेजमेंट होता है, ठीक है। वो क्या बोलते हैं, अपन हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देंगे, ऐसा नहीं कि मैं श्योर नहीं हूं, नहीं ऐसा नहीं, मुझे लगता है कि ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना एकदम परफेक्ट है, तो गारंटी दे, नहीं उतना गारंटी भी नहीं दूंगा, मुझे लगता है उतना मैंने बोल दिया। अभी 100% गारंटी
एब्सोल्यूट एश्योरेंस मैं नहीं दे सकता भाई, ये इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता। अपन क्या वो जो कौन सा पिक्चर है खट्टा मीठा में वो जो है ना जॉनी लीवर, उसका, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता वही बनने का। देखो मैं तो ये सिग्निफिकेंट एश्योरेंस, मैं तुमको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दूंगा, मैं तुमको रीजनेबल एश्योरेंस दूंगा। गारंटी, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। उसके बाद क्या है, लिमिटेड एश्योरेंस, उसका थोड़ा लोअर लेवल का। रीजनेबल एश्योरेंस में अपन एक्चुअली हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस तो देते हैं, लिमिटेड एश्योरेंस में उतना भी नहीं, ठीक है। रेवेन्यू एंगेजमेंट है इसका एग्जाम्पल, और क्या है उसमें कि मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस यूजिंग फ्यूअर प्रोसीजर्स, क्योंकि छोटी मोटी 1 2 3 4 5 6 ऑडिट प्रोसीजर्स ही अपन ने वापरी है ना उसमें, ठीक है। तो उतना एश्योरेंस जो ऑडिट में मिलता है हमें हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस, उतना एश्योरेंस नहीं मिलेगा रिव्यू एंगेजमेंट्स में। वो कौन सा है, लिमिटेड लेवल ऑफ एश्योरेंस, ठीक है। अब बेनिफिट्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट का क्या क्या बेनिफिट्स है ये पूछेंगे तो नहीं, लेकिन अपन याद तो करेंगे क्योंकि आईसीए का कोई भरोसा नहीं। एनहेंस कॉन्फिडेंशियल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर इन्वेस्टिगेटर्स, लैंडर्स एंड रेगुलेटर्स, फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग बाय प्रोवाइडिंग रिलायबल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन रिलायबल है वही इंफॉर्मेशन मिलेगी। एक्ट्स एज अ deterrent to fraud by maintaining accountability, detects errors and deficiencies in financial records, अगर कोई गलती है तो हम डिटेक्ट कर लेंगे उसको। असिस्ट्स इन टैक्स असेसमेंट एंड लोन अप्रूवल्स, मतलब अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सिग्नेचर दिया ना, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो वो जो बैंक होगी जो लोन दे रहे हैं वो एक बार ऐसा सोच लेगी कि भाई देखो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक किया है ना, मतलब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो सब बढ़िया चल रहा है, अभी देख लो क्राइटेरिया मिल रहा है कितना का लोन अप्रूव कर सकते हैं कर लो, बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत नहीं होंगे, उतनी गारंटी हम दे सकते हैं। गारंटी नहीं, रीजनेबल एश्योरेंस, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, पर्पस क्या है स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग का, प्रोवाइड यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग ऑडिट्स टू एंश्योर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी। एग्जांपल बहुत सारे हैं, उसका अपन अंदर नहीं घुसेंगे, लेकिन कितने टाइप के स्टैंडर्ड्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग होते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट भी होता है, स्टैंडर्ड्स ऑन एश्योरेंस एंगेजमेंट, ऑल्सो स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज, SREs, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए एक अच्छे ऑडिटर में, क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी चाहिए थ्रू नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, लॉज एंड इंडस्ट्रियल स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस, स्केप्टिसिज्म एंड ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, इवेल्युएट एविडेंस क्रिटिकली एंड विदाउट बायसनेस, डिस्क्रिशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, ऐसा ढिंडोरा नहीं पीट लेना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना आना चाहिए उसको, प्रोफेशनल जजमेंट लेने में वो बंदा माहिर हो। इन शॉर्ट जो एक आइडियल बिजनेसमैन में जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए उतनी कैरेक्टरिस्टिक्स तो एक ऑडिटर में होनी ही चाहिए। यहाँ पे ये चैप्टर का ओवरव्यू होता है खत्म, अब जाके पढ़ ले, ठीक है। बाय बाय, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।